हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है जिसका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लियर है? चलिए, और इस साल आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी जो सिलेबस है सेम सिलेबस ही हमारा राजस्थान बोर्ड में भी हो गया है। ठीक है, चलिए तो आज से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा, तो उसको रेगुलरली देख लेंगे और चैनल को बाद में लिंक आ जाएगा लास्ट में, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं वो सब क्या मैटर है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर होता ही क्या चीज है। ठीक है, सो हमने डेफिनेशन लिखी है मैटर की। तो हम जिस भी चीज को देखते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई आकार प्रकार होता है, ठीक है, या जो जगह घेरता है, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर इज समथिंग व्हिच हैज मास। मास मतलब उसका कुछ भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, एंड दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और जो कि क्या है, थोड़ी बहुत भी जगह घेरता हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। अब फॉर एग्जांपल ईंट है, तो ईंट जगह घेरती है, उसका वजन भी होता है, वो भी मैटर है। ठीक है, उसके बाद सपोज एक बलून है, बलून के अंदर हमने हवा भर दी, तो क्या एयर मैटर है? यस, एयर भी मैटर है। एयर यदि हम ज्यादा बलून के अंदर भर देंगे तो बलून फूल जाएगा, तो एयर जो होती है जगह घेरती है, सो इट इज मैटर। ठीक है, तो जब तक वो एयर है वहां पे और कुछ चीज नहीं हो सकता। क्लियर है ना? सो मैटर इट हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। क्लियर है? चलिए, अब हम देख लेते हैं ये जो मैटर है ये बना किस चीज का है। तो मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे इनविजिबल कणों का बना होता है। इन कणों को हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, और बाद में इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। ठीक है ना? सो द मैटर वी सी अराउंड अस, जो भी हम हमारे चारों तरफ जो मैटर देखते हैं वो बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो है इनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नाम से जान सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे ये जो मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या जो ये जो कण है, इनके अंदर क्या मूलभूत गुण होते हैं जो सभी में कॉमन है। तो जितना भी मैटर होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो वैसे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें बेसिक 3 गुण सभी में होते हैं, चाहे वो मैटर कोई सही दे। ठीक है कि नहीं? तो 3 गुण क्या है वो देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम इनको पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोल रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल का नाम नहीं दे रहे हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे इनको स्टडी करने के बाद। ठीक है, सो देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो कि पार्टिकल ऑफ मैटर में होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है ये? सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ओके, सो उनके बीच में क्या होती है, गैप होता है। वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, गोल मोल होते हैं, तो उनके बीच में छोटी थोड़ी क्या होगी, गैप पक्का होगी। ठीक है, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। ठीक, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है कि नहीं? एक दूसरे को छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। ठीक है, और ये कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो डिपेंड करता है फोर्स कमजोर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो डिसाइड करेगा उस मैटर की स्टेट का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये दूसरा कंपल्सरी पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम स्थायी नहीं होते अपनी जगह पे, वो लगातार अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, वो लगातार हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, सो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमको मैटर जो है, ये बोर्ड ही है, मान लीजिए इस बोर्ड के अंदर जो छोटे छोटे कण होंगे, लग रहे हैं हमको रुके हुए हैं, बट उनके बहुत हल्के हल्के मूवमेंट होते रहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन जो है उनका ये कंटिन्यूड होता ही रहता है, कभी नहीं रुकता उनका। ठीक है, ठीक है। सो ये तो थे हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसके, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है किन किन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आज तक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हायर क्लासेस में टोटल 6 मैटर की स्टेट्स होती है। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पहली है सॉलिड स्टेट, देन वी हैव लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये तो सबको पता ही है, लोअर क्लासेस में पढ़ते आ गए प्राइमरी सेक्शन से। ठीक है ना? अगली हमारी स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है कि नहीं? तो ये 3 के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक चार्ज आयंस की स्टेट होती है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये स्टेट जो होती है, फॉर एग्जांपल जो सन है, सन के चारों तरफ जो ब्राइट रिंग दिखती है, क्रोनोस्फीयर, ठीक है, वहां पे पाई जाती है। तो सन की सरफेस से हजारों किलोमीटर ऊपर तक उठती है ये जो प्लाज्मा की जो स्टेट है। तो ये प्लाज्मा स्टेट
हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, और ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही संभव होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी एक स्टेट है जिसमें कि अगर हम हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं या किसी भी गैस को बहुत कम प्रेशर पे, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी लगभग 1,00,000 गुना कम प्रेशर पे उसको हम ले आए गैस को, और हम बहुत लो टेम्परेचर तक यदि कूल कर देते हैं, हमको क्या ये स्टेट मिलती है। ये हमारी 5वीं स्टेट है बीईसी, बुक में ये 5 ही है। और उसके बाद एक और स्टेट है हमारी डार्क मैटर एनर्जी। इस स्टेट के बारे में बहुत ज्यादा आज जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हमारी धरती के बाहर जो आउटर स्पेस है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर ऐसा मैटर बहुत बिखरा पड़ा है जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ये क्या कहलाता है? डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी कहलाता है, ठीक है। चलिए इन सबको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से नोटबुक में। चलिए हमारा जो हम देख लेते हैं क्या, जो फर्स्ट हमारी जो स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड स्टेट, उसके क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है कि नहीं। सो हम देखने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए तो जितने भी सॉलिड्स हैं नॉर्मली उनका हम शेप आराम से चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव ए डेफिनेट होता है फिक्स्ड कांस्टेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। वो एक फिक्स जगह घेरते हैं, साइज फिक्स होता है उनका, और शेप भी नॉर्मली चेंज नहीं होती है कुछ हद तक। अब जो हथौड़ा ही मारेंगे तो कुछ समय तक तो फोर्स झेल पाते हैं, अदरवाइज उनकी एक लिमिटेड फोर्स लगाने तक उनकी शेप इजीली चेंज होती नहीं है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। बाद में इन सब के हम वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम। साइज सबको पता ही है, शेप, आकार, ठीक है। चलिए उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, जो मैंने भी बताया था, जो सॉलिड होता है उनको पार्टिकल्स क्या बनते हैं, टाइनी पार्टिकल्स क्या बनते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, खाली जगह होती है, वो सबसे कम होती है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। तो अगर इसका एक डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये सपोज हमारा सॉलिड स्टेट है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे बिल्कुल, अगर मैं उनको एक छोटे छोटे सर्कल से दिखाऊं तो दे आर टाइटली पैक्ड, बीच में सबसे कम से कम स्पेसिंग उनके बीच में होगी, ठीक है ना, लाइक दिस। क्लियर है। सो उनके बीच में गैप्स मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट, अगर गैप्स बहुत नजदीक है, पास पास है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। शॉर्ट में ले सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत होती है फोर्सेस, ठीक है। तो इसीलिए उनको सेपरेट करना, तोड़फोड़ करना मुश्किल होता है, ठीक। उसके बाद डेंसिटी इज यूजुअली हायर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ये डेंसिटी क्या चीज होती है, तो सबसे पहले ध्यान लेते हैं व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है एक गिवन जगह में, गिवन वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास, कितना वजन हम पैक कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बॉक्स है सेम साइज के बिल्कुल, एक बॉक्स में सपोज हमने एयर भर दी, दूसरे बॉक्स में सपोज हमने कॉटन भर दिया, और तीसरे बॉक्स में सपोज हमने रेत भर दी। तो बताइए सबसे भारी कौन सा हुआ, रेत वाला। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, कॉटन। थर्ड नंबर पे सबसे हल्का कौन सा आएगा, एयर वाला। बक्से का साइज सेम है, लेकिन अंदर जो मैटर भरा है उसके साथ उनका वजन कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो गई इन तीनों केसेस में, सैंड की ज्यादा हो गई, कॉटन की उससे कम हो गई, एयर की उससे भी कम हो गई। सो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या है, मास हम नापते हैं किसमें, केजी में, और वॉल्यूम नापते हैं हम किसमें, मीटर क्यूब में। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड और गैसेस की तुलना में सॉलिड्स की नॉर्मली ज्यादा होती है। कुछ एक्सेप्शन है, छोटे मोटे, लकड़ी है कई बार वो पानी में तैर जाती है, थर्मोकोल है उसकी डेंसिटी कम है, प्लास्टिक्स हैं वो तैर जाता है पानी में, उसकी डेंसिटी कम है। अदरवाइज अधिकतर केसेस में हम पाएंगे जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी यूजुअली इट इज हायर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उनको हम दबा करके इनका शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डस्टर ही है लकड़ी का बना हुआ, उसको हम दबा करके शेप चेंज नहीं कर पाएंगे। ईंट है, रॉक है, पत्थर है, चट्टान है, इजीली हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इनकॉम्प्रेसिबल, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्या कॉम्प्रेस कर सकते हैं एक्सेप्शन से, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की इनकी बनावट ऐसी है, पार्टिकल्स के बीच में की गैप, एयर गैप्स होते हैं तो उनको दबाना संभव है। तो फॉर एग्जाम्पल आ गया हमारा क्या, स्पंज। स्पंज देखा होगा, गद्दे वगैरह बनते हैं ना, एंड कॉटन,
रुई तकिया वगैरह हम भरते हैं, स्टफिंग करते हैं, तो सरकते ही दब जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर गैप्स भरे होते हैं, उसके जो फिलामेंट्स होते हैं ना, सेलुलोज फिलामेंट्स, उसके बीच में फाइबर्स के बीच में। सो अदरवाइज ये हम इनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। उसके दे कैन बी हीट होता है, ढेर लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार देखा होगा जब किसी के कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो बजरी की ट्रॉली आती है, बजरी की ट्रॉली क्या करता है, वो कहीं पे भी ढेर लगा के चला जाता है, रोड़ी वगैरह आती है, ढेर लग जाता है। हम खेतों में अनाज निकालते हैं, किसान थ्रेशिंग के बाद में अनाज का ढेर लग जाता है, तो सॉलिड जो होते हैं उसको हम ढेरी के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि लिक्विड्स वगैरह जो होते हैं उनका ढेर नहीं लगा सकते। किसी के घर में पानी का टैंकर आता है तो क्या उसको बोलते हैं कि चलो यहाँ हमारे आंगन में ढेर लगा के चल जाओ, नहीं, समझ में आ गया। तो लिक्विड गैसेस का ढेर नहीं लग सकता, जबकि ये क्या है, इनको हम ढेर लगा सकते हैं, क्लियर है। तो हीपिंग मतलब होता है ढेर लगाना। नेक्स्ट, दे मैनी फ्री सरफेसेस, उनकी जो बहुत सारी क्या होती है, फ्री सरफेसेस होती है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल के तौर पर सपोज हमने एक ईंट ले ली हुई, ठीक है, ठीक है। तो ईंट की क्यूबिकल फॉर्म होता है, तो एक फेस सामने वाले होगी, पीछे वाले होगी, ऊपर नीचे वाली, अगल बगल वाली, ठीक है, ठीक है। तो बॉक्स टाइप से उसकी बहुत सारी फ्री सरफेसेस होती है, ठीक है, ठीक है, सॉलिड्स की, जबकि लिक्विड्स और गैसेस में ज्यादा फ्री सरफेसेस नहीं होगी, ठीक है। सो दे हैव मेनी फ्री सरफेसेस। ये हमारा मार्कर पेन है सपोज, ठीक है, ठीक है। अब इसकी कितनी फ्री सरफेस होगी, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, साइड वाली हो गई फ्री सरफेस, ठीक है। तो इसकी खूब सारी होगी फ्री सरफेसेस। तो ऐसे ही लिक्विड्स और गैसेस में बहुत सारी नहीं होती है, ठीक है। सो दे हैव मेनी फ्री सरफेसेस, क्लियर है। चलिए, उसके अलावा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द स्लोएस्ट। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या मतलब होता है, तो पहले जान लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में घुलना मिलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने ग्लास में पानी ले लिया, पानी के मॉलिक्यूल्स अलग प्रकार के, उसमें हमने 2-3 बूंदे इंक की या नील की मिला दी, लिक्विड जो होता है ना उजाला, वो मिला दिया, तो जैसे उसके अंदर हम बूंद टपकाते एकदम से वो क्लाउड जैसा बन जाता है, फैलने लगता है, तो अपने आप क्या है, घुलने मिलने लगती है, ठीक है। तो ये अपने आप फैलना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स का मिक्सिंग अप होना आपस में, वो कहलाता है डिफ्यूजन। ऐसे ही अगर सपोज हमने कमरे में किसी कोने में अगरबत्ती लगा दी, तो अगरबत्ती के जो फ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम अगरबत्ती के जो फ्यूम्स होते हैं, धुआं होता है, वो धीरे धीरे एयर के साथ धीरे धीरे मिक्सअप हो जाता है, ये डिफ्यूजन हो गया। इसी प्रकार से सपोज हम परफ्यूम स्प्रे कर दिया घर के अंदर किसी ने, ठीक है, तो परफ्यूम जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे स्प्रेड होकर पूरे एयर में मिल जाते हैं, खुशबू आती है, ठीक है कि नहीं। हमारा जो हम रूम फ्रेशनर वगैरह हम यूज करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो डिफ्यूजन का मतलब समझ आ गया, घुलना मिलना, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग, क्लियर है। सो अब जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड वो बहुत धीरे घुलते हैं, उनका जो डिफ्यूजन की जो रेट होती है बहुत कम होती है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने बताया था पानी में हमने इंक डाला, फटाफट घुल जाएगा। अब उसी पानी में अगर हम एक मिश्री की डली डाल दें, मिश्री का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, शुगर क्रिस्टल डाल दें या नमक का क्रिस्टल डाल दें, तो बहुत देर तक हमको क्या करना पड़ेगा, चम्मच से हिलाना पड़ेगा, इजीली वो घुलता नहीं है। तो सॉलिड जो होता है उनके घुलने मिलने की जो दर है, रेट है, बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। तो ये थी हमारी क्या प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट की, तो सब इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, जो लिक्विड स्टेट आएगी उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो नोट इट डाउन। चलिए, हमारी जो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड स्टेट। आइए देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले है इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब होता है कि कोई फिक्स्ड इनका शेप नहीं होता है। लिक्विड जो है उनको जैसे बर्तन में आप डालेंगे उसी प्रकार का उनका क्या हो जाता है, शेप हो जाता है, ठीक है। बर्तन सिलिंड्रिकल है, पानी में, पानी की बॉटल है फॉर एग्जांपल, पानी को सिलिंड्रिकल बॉटल में डाला, सिलिंड्रिकल शेप हो गया, थाली में डाला उसी जैसा शेप हो गया, मटके में डाला गोल गोल शेप हो गया, ठीक है। तो जो लिक्विड्स होते हैं दे ऑलवेज टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं कि जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है, सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं था, बहुत पास पास था, सॉलिड्स में गैप बहुत कम था, मिनिमम था, लीस्ट था, और इसमें क्या होगा, गैप उसके मुकाबले थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा, लेकिन गैसेस के मुकाबले काफी ये कम होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स से तुलना में तो ज्यादा होगी ये गैप, बट लेस देन दैट ऑफ गैसेस, और गैसेस से तुलना करने पर क्या होगा, ये कम होगा। तो सॉलिड्स में हमने देखो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चिपका चिपका के रखे हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये थोड़े से क्या होगा, सेपरेटेड हो गए, दूर दूर हो गए, क्लियर है। सो ये आपस में एक दूसरे के से दूर है तो हिल डुल सकते हैं, तो इसलिए लिक्विड जो होते हैं बर्तन में स्टोर करने के बाद में भी क्या होता है, दे शो मूवमेंट, जबकि सॉलिड में नहीं होते। और इसी गैप के कारण क्या होता है, यदि हम इसमें कुछ डिप करना चाहें, डुबोना चाहें, तो लिक्विड सेपरेट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर खिसक जाएंगे और हम हमारा हाथ भी लिक्विड के अंदर डुबो सकते हैं, जबकि सॉलिड है, बोर्ड है, तो इसके अंदर हाथ नहीं जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली
फेंक, जबकि इसके अंदर हम हाथ डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट लेस देन दैट ऑफ गैसेस। गैसेस से ये गैप कम है, सॉलिड से गैप ज्यादा है, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच की, ये सॉलिड की तुलना में थोड़ी सी कमजोर है। लिक्विड जो है उनकी तुलना में, गैसेस की तुलना में क्या है, ये ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस से तो मजबूत है बट वीकर देन सॉलिड्स। सॉलिड से क्या है, ये कमजोर है। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारी डेंसिटीज। डेंसिटी हुई मास टाइम पर वॉल्यूम। ये डेंसिटी जो होती है नॉर्मली सॉलिड से क्या होगी, कम होगी, और गैसेस से क्या थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक। सो डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स बट हायर देन दैट ऑफ गैसेस। उसके बाद बात करते हैं हीटिंग प्रॉपर्टी। अब लिक्विड्स को ढेर नहीं लगा सकते, लेकिन इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। तो फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनमें बहने की क्षमता होगी, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी हीट अप बट दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, फ्लूइडिटी। क्या होते हैं फ्लूइड्स, दे टेंड टू फ्लो। ये बंद ट्यूब्स में, वेसल्स में, खुले में भी डाल दिया तो ये क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसा कि हम सॉलिड्स को दबा नहीं सकते थे, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते थे, कुछ को छोड़ के लिक्विड्स को भी हम क्या कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। क्या आप एक पिचकारी ले लीजिए, पिचकारी में हम क्या कर सकते हैं, खाली पिचकारी ले लें, पीछे उसका पिस्टन पुल कर लें और उसका जो आगे वाला जो माउथ का जो टिप है होल, उसको अंगूठे से बंद करके अगर हम दबाएं ना तो खाली अंदर एयर होगी, तो एयर थोड़ी बहुत दब जाएगी, तो गैसेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर उसी पिचकारी में हम क्या कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं, और पानी भरने का आगे का होल प्लग करके अपने थंब के टिप से बंद करके दबाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं दबता है। तो दैट मींस जो लिक्विड्स होते हैं उनको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। सो दे आर आल्सो इनकंप्रेसिबल लाइक सॉलिड्स। क्लियर है। गैसेस को आसानी से कर सकते हैं, क्लियर, इनका वॉल्यूम घटाया नहीं जा सकता, ठीक है कि नहीं। ओके जी। उसके बाद दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस, ठीक है, और उनका जो सरफेस होती है वो सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने बकेट में पानी नहीं लिया, तो पानी जो है उसकी सिर्फ ऊपर वाली सतह ही फ्री होगी जिसको हम छू सकते हैं, जबकि एक सॉलिड ब्लॉक है उसकी बहुत सारी सतह होती है। तो ग्लास में पानी ले ले तो भी एक ही सरफेस है, नदी में पानी बह रहा है तो भी उसकी टॉप सरफेस है, समुद्र में पानी है तो भी उसकी टॉप सरफेस है। मतलब लिक्विड जो होते हैं नॉर्मली उनकी क्या होती है, एक ही सरफेस होती है। एक बबल या बूंद बन गई तो बूंद की भी क्या होती है, गोलाई वाली एक ही सरफेस होती है, तो उसकी एक ही सरफेस होती है। सॉलिड्स की ज्यादा हो सकती है, इसकी सिर्फ एक ही सरफेस होगी, ठीक है। एंड डिफ्यूजन रेट फास्टर देन सॉलिड्स बट स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। घुलने मिलने की जो इनकी जो दर है, रेट है, ये सॉलिड से तो तेजी से घुलते हैं, फास्ट है, और गैसेस के मुकाबले ये थोड़े से क्या होते हैं, स्लोली डिफ्यूज होते हैं। हम एक पॉइंट यहां मिस कर गए, उनकी शेप जो होती है डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी क्या होता है इनका, डेफिनेट होता है। मान लीजिए एक 5 लीटर की बकेट है, उसमें 5 लीटर हमने वॉल्यूम कुछ भी पानी डाल दिया, तो हम क्या है उसी 5 लीटर वाले वॉल्यूम को अगर किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे तो 5 का 5 ही रहने वाला है, उसका वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम यहीं पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, देयर आल्सो है व्हाट, फिक्स्ड वॉल्यूम। इज इट क्लियर। तो ये भी क्या है, नोटबुक में नोट कर लेंगे, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट। चलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस की जो होती है अनलाइक लिक्विड्स क्या है, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, जिस प्रकार के कंटेनर में डालेंगे वैसे उसकी शेप हो जाती है। वॉल्यूम भी उसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। गैसेस में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिक्विड्स के बाद, लिक्विड्स में जो होता है वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि गैसेस में क्या होता है, जितना भी उनको स्पेस मिलता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, जितना भी उनको स्पेस मिलता है वो सारी जगह घेर लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बलून है फुलाया हुआ, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो जितना बलून का साइज है उतना ही उसके अंदर जो एयर है वो जगह घेर रही है। अब यदि उसमें पिंच हुआ उसको फोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो भी एयर है वो ऑलमोस्ट पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी उसको जगह दे दी जाए वो सारी ऑक्युपाई कर देते, दे एंटायरली ऑक्युपाई द स्पेस व्हाटएवर इज अवेलेबल टू देम। क्लियर है। सो उनका जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा डायग्राम, तो सॉलिड से बहुत टाइटली पैक्ड था, लिक्विड में थोड़ा सा ढीला था, और गैसेस में क्या बहुत ज्यादा दूर होता है, तो ढीले होते हैं मॉलिक्यूल्स। सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग दिस इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, दोनों की तुलना में। उसके बाद आता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर हो गए तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, नाप के बराबर होता है।
सो दे हैव वेरी वीक, या हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, नाम मात्र का अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली है, ये जो गैस है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगी, लेकिन अगर मैं गैस को प्रेशराइज कर दूं, बहुत ज्यादा दबाव डाल दूं, तो दबाव डालने का फर्क क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच का जो गैप है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैप कम हो जाएगा तो फिर क्या है, ये एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे। दैट मींस ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, ये नॉर्मल प्रेशर पे नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर ज्यादा दबाव डाल देते हैं तो ये फोर्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, और ज्यादा दबाव डाल देंगे तो हाई प्रेशर पे इनको हम कंडेंस करके बहुत ही नजदीक आ गया मॉलिक्यूल, तो लिक्विड स्टेट में भी बदल सकता है, तो फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये स्टेट चेंज करने के बाद होगा ऐसा, लेकिन नॉर्मल प्रेशर पे जो उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नाम मात्र का है, न के बराबर होता है। ठीक है, सो ये हमारा गैस स्टेट का डायग्राम। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रेसिबल। हम प्रेशर डाल के उनको बहुत आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम घटाया जा सकता है। ठीक है, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर आता है, बहुत सारी गैस आती है उसके अंदर, 14.2 kg उसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, उसको कितना भी जगह दे दो सब घेर लेंगे, लेकिन उसको प्रेशराइज फॉर्म में एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है, तो हाई प्रेशर पे दे कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड, तो बहुत छोटे से वॉल्यूम में उनको भरा जा सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा देंगे तो कुछ हिस्सा उनको लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, सो इजीली कॉम्प्रेसिबल, जबकि सॉलिड और लिक्विड जो थे वो इनकॉम्प्रेसिबल थे। उसके बाद आता है दे हैव फ्लूइडिटी, ये भी लिक्विड्स की तरह इनमें भी फ्लूइडिटी वाला गुण होता है। दे टेंड टू फ्लो, बंद ट्यूब्स में ये बह सकते हैं, खुले में तो ये स्प्रेड हो जाएंगे इधर उधर, लेकिन बंद ट्यूब्स में ये इजीली फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, सो दे हैव फ्लूइडिटी, दे टेंड टू फ्लो। उसके बाद इनकी जो डेंसिटीज होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत बहुत क्या होता है, कम होगा। सॉलिड्स और गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड से काफी कम होगा, सो दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। उसके बाद इनकी कोई खुली सतह नहीं होती है। देखिए, जिसकी खुली सतह होती है ना, उसका हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सॉलिड्स होते हैं 3D आकार होता है, कोई ब्लॉक है, हम इजीली बना सकते हैं। तो अगर मुझे कोई भी एक पेन है, इसका एक हमको डायग्राम बनाना है, तो इसका डायग्राम क्या है, इस प्रकार का होगा। तो जो भी ड्रॉ करते हैं ना, ये ड्रॉ करते वक्त हम क्या, इनकी जो एजेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं, वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम लिक्विड है, तो लिक्विड में भी क्या करेंगे, हम एक ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर ये है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें पानी है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको उसकी सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भैया ये यहाँ पे क्या है, पानी। अब लग रहा है कि इसके अंदर पानी है, तो हमको डायग्राम में भी क्या होता है, हम सिर्फ सरफेस ड्रॉ करते हैं तो ही हमको पता लगता है। क्लियर? तो इसकी एक ही सतह हो गई, इसकी खूब सारी हो गई। अब गैसेस को ड्रॉ कैसे करेंगे? कैन यू ड्रॉ एयर? कोई बोले कि एयर को ड्रॉ करके बताइए, तो उसका सरफेस ही नहीं होता तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या है, उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दे हैव नो फ्री सरफेस। तो सॉलिड्स की खूब सारी होती है, लिक्विड्स की सिर्फ एक होगी, जबकि गैसेस की नहीं होगी। तो यहां सिर्फ क्या है, यहां सरफेसेस कैसे होगी, खूब सारी, मैनी व्हाट, फ्री सरफेसेस। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड। यहां कितनी है, केवल एक है, और गैसेस में एक भी नहीं होती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है डिफ्यूजन की रेट। गैसेस जो होती है बहुत तेजी से घुलती मिलती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने क्या है, एक परफ्यूम की बोतल का जस्ट बटन ही प्रेस कर दिया तो तेजी से परफ्यूम घुल मिल जाता है, सेकंड्स में पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए किचन में खाना बन रहा हो बढ़िया, कुछ उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे घर में इजीली फैल जाती है। तो गैसेस जो होती है बहुत तेजी से घुलती मिलती है, डिफ्यूज करती है। क्लियर? तो ये थे हमारे जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, द गैसियस स्टेट की। क्लियर है? तो सब अच्छे इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम कुछ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी रिजिडिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, रिजिड मतलब होता है ऐसी वस्तु जो अपना शेप आसानी से चेंज ना करे। तो नॉर्मली रिजिड जो शब्द है वो हम एसोसिएट करते हैं सॉलिड्स के साथ में। ठीक है, सो रिजिडिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द एटम्स ऑफ सॉलिड डू नॉट लीव देयर प्लेसेस। वो प्रॉपर्टी सॉलिड्स की जिसके द्वारा उसके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह, अपना स्थान छोड़ते नहीं, अपनी जगह पर टाइटली फिक्स पड़े रहते हैं, जिससे कि उनका शेप इजीली बदलता नहीं है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच the atoms of the solid do not leave their places and maintain their fixed shape, इसी को क्या कहते हैं, रिजिडिटी। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड कहलाते हैं। क्लियर? अगला हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है the property of gases due to which their volume can be decreased on applying pressure।
गैसेस में ही होती है कंप्रेसिबिलिटी, जिसके द्वारा क्या, यदि प्रेशर बढ़ा दे तो उनके वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो कम जगह पे उनको स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्रेसिबिलिटी डेफिनेशन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड और गैस, ये गैस और लिक्विड दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है, तो वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करें, फ्लो करें। तो द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव इजीली और फ्लो, फ्लो मतलब बहना, कहां से कहां, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कहलाता है क्या, फ्लूइडिटी। तो गैसेस और लिक्विड्स इन दोनों में ये गुण पाया जाता है, सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये वैसे हमारा आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, वर्क इन एनर्जी नाम का चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हमको ब्रीफ में देखना है यहाँ पे द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी वस्तु में मूवमेंट के कारण, अपने गति के कारण, मूवमेंट के कारण यदि एनर्जी होती है तो क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। और कुछ कुछ में अपनी पोजीशन के कारण एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके कारण होती है, मूवमेंट के कारण, चलती फिरती वस्तु में होती है, रुकी हुई में नहीं होती। और हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अपने स्थान पर। ठीक है। तो इन्हीं मूवमेंट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होगी पार्टिकल्स के अंदर, वो कहलाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब मूवमेंट जो होता है सॉलिड्स में बहुत कम होता है, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं मूवमेंट, टाइटली पैक्ड होते हैं वो। लिक्विड्स में मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, गैसेस में फ्री मूवमेंट होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम होता है। तो इसी हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो ऑर्डर है वो हमने डिस्क्राइब किया हुआ। काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड्स में सबसे कम होगी, वहां मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल फ्रीज्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड्स में होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा, गति वहां ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, और गैसेस में और भी ज्यादा होगी। तो सबसे कम, उसके नेक्स्ट ग्रेटर एंड मैक्सिमम। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं, आगे हम किसी चैप्टर में डिराइव करेंगे, आगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। ठीक है। सो क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो एम मास जो होता है वो भार होता है द्रव्यमान केजी में, एंड जो वेलोसिटी है वो किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। हर प्रकार की जो एनर्जी है उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो फिलहाल मेजरमेंट्स ये फॉर्मूले को हमको इस चैप्टर में यूज नहीं करना है, बेसिक आइडिया देना है। सी ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे आर इन फॉलोइंग ऑर्डर। सॉलिड्स में मिनिमम देखो एरो जो है छोटे वाले की तरफ है, तो इसमें कम है, उससे ज्यादा लिक्विड्स की, उससे ज्यादा गैसेस की हो जाएगी। ठीक है। चलिए हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेंसिटी। पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कितना मास पैक है, कितने जगह में, तो मास ऊपर नीचे वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी। हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं। ठीक है। सो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उनकी डेंसिटी का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो क्या है, सॉलिड की क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है घनत्व। ठीक है। लिक्विड्स का उससे थोड़ा कम होगा, गैसेस जो होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। क्लियर है ये सारे टॉपिक्स आज? तो इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्लियर है। हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड सेशन है क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 का। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आज हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या है, मैटर इन द सराउंडिंग्स में फेज चेंज क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो फेसेस हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के फेसेस होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मेनली, और बाकी 3 और थे, बट हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी हमको देखना है फेज चेंज क्या चीज है। चेंज मीन्स बदलाव। एक फिजिकल स्टेट से कोई भी मैटर किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में यदि कन्वर्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज चेंज। सो द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फेज चेंज। ठीक है। अभी फेज चेंज कैसे होता है, किन परिस्थिति में होता है, किस प्रकार के फेज चेंज को किस टर्म से डिनोट करते हैं, ये हम देखेंगे 1 by 1। ठीक है। चलिए, ये है सॉलिड स्टेट, ये है लिक्विड स्टेट और ये है गैसियस स्टेट। क्लियर। चलिए, अब अगर सपोज किसी भी सॉलिड को यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, वो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, वो कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जब कोई भी एक सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और सॉलिड का लिक्विड में बदलना ये कहलाता है फ्यूजन, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, अब अगर लिक्विड को ठंडा करें हम, अगेन वही मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आकर के वापस से किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग
और फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, ये दोनों एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, जिसको कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर इसी को हम कन्वर्सली फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिक्विड जो है, लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होता है वो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होने का तेजी से उसके वेपर्स बनने लगेंगे, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसको कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। कन्वर्सली वेपर्स को यदि ठंडा करें तो सेम उसी टेम्परेचर पे वो कंडेंस होकर के, चेंज होकर के वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये उल्टी प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। सो इवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन अपोजिट है। इसी प्रकार से फ्यूजन और फ्रीजिंग, उल्टा वाला चीज क्या कहलाएगा, ये फ्रीजिंग। क्लियर? चलिए, और तीसरा जो चीज हमारा क्या, सॉलिड जो है, कई ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको यदि हम हीट दें, गर्म करें, तो वो डायरेक्टली किस फॉर्म में चले जाते हैं, गैस फॉर्म में चले जाते हैं, और गैसेस को कूल करने पर वो सीधे वापस से क्या आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। इंटरमीडिएट जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आती है, तो ऐसे किसी भी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन जो मैंने अभी समझाई है वो वन बाय वन वो कैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्या है ये, द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। कब, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी फिक्स टेम्परेचर पे होगा, फिक्स प्रेशर पे होगा। और ये जो प्रेशर है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और वो जो कांस्टेंट प्रेशर है वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। क्लियर? तो द चेंज ऑफ सब्सटेंस from its solid state to its liquid state at a constant temperature and pressure। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। और वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे ये फेस परिवर्तन होगा, चेंज होगा, इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग क्या प्रक्रिया, उल्टी प्रक्रिया होगी। क्या होती है, द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये भी क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों एक ही तापमान होते हैं। अगला है हमारा क्या, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस में बदलना एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचेगा, जब वो तेजी से वेपर्स बनने लग जाता है, यही प्रक्रिया वेपोराइजेशन है। द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू कौन सी स्टेट, इट्स गैसियस स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स प्रेशर पे लिक्विड का गैस स्टेट में कन्वर्जन, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। ठीक है, वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे बदलाव होगा वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। सेम बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर वापस लौट आएगा कौन सा, गैसियस स्टेट। द चेंज ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही टेम्परेचर कांस्टेंट एंड सेम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। तो लिक्विड का वापस, गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। क्लियर है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे हम, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है फेस चेंज का मेल्टिंग पॉइंट, इस पे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट एंड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो फेस चेंज वाला जो टेम्परेचर है उस पे पानी दोनों ही रूपों में कोएग्जिस्ट करेगा। मतलब वो सॉलिड स्टेट में भी होगा और वो साथ में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पाया जाएगा। इसी प्रकार से जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसमें लिक्विड एंड गैस ये दोनों ही स्टेट आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे। तो पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वेपर स्टेट भी मौजूद होगी और साथ में उसकी लिक्विड स्टेट भी मौजूद होगी। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा अगला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी सॉलिड डायरेक्टली हीट करने पर या तो गैस में बदल जाए या उल्टी प्रक्रिया भी हो जाए, गैस ठंडा होने पर सीधा सीधा क्या आ जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए। इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट है वो आती ही नहीं है। तो दोनों प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। और वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर उसको हम सब्लिमेशन पॉइंट भी कहते हैं। द चेंज ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और या फिर वाइसा वर्सा, उल्टा भी हो जाए, सॉलिड से गैस हो जाए या गैस से क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि गर्म करने पर सब्लाइम होते हैं। एग्जांपल इसका कैम्फर, नेप्थलीन। कैम्फर होता है जो पूजा करते हैं, पूजा करने वाला कपूर होता है सफेद सफेद मोम के जैसा वो। उसके बाद नेप्थलीन वो छोटी छोटी इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड की बॉल्स होती हैं, कपड़ों में रखते हैं कीड़े मारने के लिए।
ठीक है, तो नेप्थलीन की बॉल्स हो गई। उसके बाद कपूरी बोलते हैं दोनों को हिंदी में। आयोडीन है हमारा, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ड्राई आइस, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी क्या है हमारा, सबलाइम होती है। ठीक है, तो CO2 को यदि हम हाई प्रेशर लगा देंगे और तापमान बहुत ज्यादा कम कर दें -80 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या होती है, सीधी सीधी किसमें बदल जाती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, तो ये था हमारा फेज चेंज। चलिए अब हम देखते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उस हीट का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी फेस पे। ठीक, चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। किसी भी सब्सटेंस को जब भी हम हीट करते हैं तो जैसे जैसे हम उसको हीट देंगे वैसे वैसे क्या है, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हीट अब्सॉर्ब करेंगे और उसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। ठीक है, और ये टेम्परेचर जो है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, ओके, ये तापमान एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम और भी ज्यादा हीट देंगे, कंटिन्यू करेंगे हीट देना, तो एक मैक्सिमम लेवल तक टेम्परेचर बढ़ने के बाद टेम्परेचर पे जो राइज है वो बंद हो जाता है, वो अटक जाता है। ठीक है कि नहीं, क्या अब क्या होगा, अब उसके बाद यदि हम कोई भी एडिशनल हीट उस सब्सटेंस को देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, मटेरियल के अंदर वो हीट जाती है, जाकर के छिप जाती है उसी के अंदर, हाइड कर लेती है अपने आप को। ठीक है, अब हाइड कर लेती है तो थर्मोमीटर जो होता है उस हीट को पता लगा ही नहीं पाता। अब थर्मोमीटर को हीट नहीं मिलेगी तो थर्मोमीटर जो होता है वो राइज इन टेम्परेचर शो नहीं करता है। अब ये अंदर जाकर के क्या करेगी, ये हीट उस सब्सटेंस के अंदर जाकर अपने को हाइड कर लेती है, और क्योंकि छिप जाती है तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है छिप जाना। अंदर जाकर के सब्सटेंस के स्टोर्ड फॉर्म में ये जो लेटेंट हीट है ये क्या करती है, फेज चेंज का काम करती है, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो देखते क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। धीरे धीरे हीट करने पर उस सब्सटेंस का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। फिर क्या, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की मदद से हम क्या उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, इफ हीटिंग इज कंटिन्यूड अ स्टेज कम्स, जब अगर हीटिंग को हम लगातार जारी रखेंगे तो एक स्टेज ऐसी भी आती है, व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टॉप्स, तापमान में वृद्धि बंद हो जाती है। फिर क्या, एट दिस स्टेज एनी मोर हीट गिवन टू द सब्सटेंस हाइड्स, और भी हीट देंगे वो जाके छिप जाती है, किसमें, विद इन द सब्सटेंस, सब्सटेंस में जाके छिप जाती है, एंड इज यूज्ड फॉर चेंज ऑफ फेस ओनली। अब वो छिपी हुई फॉर्म में जो हीट है वो सिर्फ फेस परिवर्तन के ही काम में आती है। ठीक है, दिस हिडन हीट इज यूज्ड फॉर फेस चेंज, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, हिडन है। ठीक है कि नहीं, क्या, और क्योंकि हीट थर्मोमीटर को नहीं मिल पाती है तो फेस चेंज के दौरान जो थर्मोमीटर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अटक जाता है, वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करता। यही कारण है कि फेस चेंज के दौरान टेम्परेचर जो होता है वो सब्सटेंस का कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जो लेटेंट हीट है कितने प्रकार की, निर्भर करता है कौन कौन सा फेस चेंज है। तो पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, और लेटेंट हीट LF से डिनोट करेंगे, L फॉर लेटेंट, F फॉर फ्यूजन। ठीक है, तो मान लीजिए एक हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, उसका हमने यूनिट मास लिया। यूनिट का मतलब या तो 1 ग्राम ले लेंगे या 1 किलोग्राम ले लेंगे। तो यूनिट मास सब्सटेंस को कंप्लीटली उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो है कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में कितनी हीट चाहिए, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या है ये, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी चाहिए हीट टू मेल्ट, क्या मेल्ट करना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसको, यूनिट मास। तो यूनिट मास मतलब होता है इकाई मास, 1 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ ए सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे 1 ग्राम या 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए लगने वाली हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, LV से डिनोट करेंगे, V फॉर वेपोराइजेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो यूनिट मास ले लेंगे 1 ग्राम लिक्विड या 1 kg लिक्विड, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली हीट एनर्जी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसी प्रकार से लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है, डिनोट करेंगे LS से। क्या है ये, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड लिया हमने यूनिट मास 1 ग्राम 1 kg इनटू इट्स गैसियस स्टेट डायरेक्टली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स तापमान पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि लगने वाली है यूनिट मास ऑफ सॉलिड को डायरेक्टली उसके गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो चीज कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के जो फेस चेंजेस है उससे एसोसिएटेड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन वेपोराइजेशन एंड देन सब्लिमेशन। क्लियर है, सो ये सब आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू।